हेलो दोस्तों, चलिए बेटा आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.2 क्लास 9th का जो प्रश्नावली है आज 1.2। हमने 1.1 कवर कर लिया था ना, आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के बारे में बात करेंगे। देखिए बेटा 1.2 पढ़ने से पहले थोड़ा इसमें एक जो रूल लगेगा वो रूल पढ़ लेते हैं इस सवाल में, ठीक है। ये रूल क्या कह रहा है, देखो कह रहा है दिया है रूल क्या है, देखिए बेटा यहाँ लिखा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये मुझे पहले पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद ही हम उसको लगा पाएंगे 1.2 के बारे में, ठीक है। तो इसको जान लेते थोड़ा सा। चलिए बेटा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये पाइथागोरस प्रमेय कह क्या रहे हैं। देखिए बेटा एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस, उन्हीं के नाम पे ये प्रमेय दिया गया है, थोड़ा उनका उपयोग है। वैसे ये वाला आप डिटेल क्लास 10th में पढ़ोगे, पूरा इसका जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 10th में, हाई स्कूल में पूरा डिटेल इसके बारे में, ठीक है। एक चैप्टर है इस त्रिभुज के आधार पर अभी 9th में थोड़ा सा उपयोग है, इसलिए बता देते हैं यहाँ पर। देखो क्या है, इस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, देखो बेटा होता क्या है, ये कर्ण कहलाता है, ये 90 अंश है। समकोण त्रिभुज क्या होता है बेटा जान लो, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है। कितना? एक कोण 90 अंश, इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक। तो जो बेटा इसके सामने होगा, इसके सामने वो कहलाएगा कर्ण, ठीक। और जो अध्ययन करना है इसके वाला कोण ये हो जाएगा लंब और नीचे वाला हो जाएगा आधार, ठीक है। इस तरह होता है। तो कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं जैसे लंब और आधार है ना, इनका शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लगे तो कह क्या रहे हैं, देखो यहाँ पर हुआ ये कि कर्ण का वर्ग यानी इसका वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये सेम, देखो कर्ण का वर्ग, ठीक, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। यानी हुआ फार्मूला क्या बनेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। ये सूत्र लोग ध्यान रखना, थोड़ा काम है, इसका उपयोग लगेगा प्रश्नावली में, ठीक है ना, इसलिए बता दिया गया है। तो होता क्या बड़ा फार्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। इसका उपयोग प्रश्नावली में है, इतना लिख लो, फिर प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि देखो नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपना उत्तर दीजिए, ठीक है। मुझे बताना है कि सत्य है कि असत्य है, और कारण भी दिखाना है कि आखिर क्या बात है, ठीक। देखो यहाँ पर पहला सवाल लिखा हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी होती है लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। बेटा कह रहा है प्रत्येक क्या लिखा है, अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बता बेटा होती कि नहीं होती है, होती है। तो बेटा पहले वास्तविक संख्या देखो बेटा क्या होता है, जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय अपरिमेय से मिलके बनती है। वास्तविक मतलब बेटा जो वास्तव में संख्या हो, जो वास्तव में हो, ठीक है। जैसे एक क्या है, वास्तविक संख्या है, √3 भी वास्तविक संख्या ये भी होती है, ठीक। √5 भी वास्तविक होती है। और बताओ 1/4/5 ये भी वास्तविक है कि नहीं है, ठीक, ये भी संख्या है ना। भाग करेंगे पॉइंट में कुछ आएगा, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट में आएगा, इसका मतलब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो दोनों संख्याओं से मिलकर बना है वास्तविक संख्या, है ना। तो ये कह क्या रहा है, वही वास्तविक संख्या मतलब जो परिमेय अपरिमेय से मिलके बनती है उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। जिनमें परिमेय संख्या भी शामिल हो, अपरिमेय संख्या भी शामिल हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो बेटा जब बताओ दोनों से मिलके बनता है तो होगा ही, है ना। चाहे ऐसे कह दो कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक, चाहे अपरिमेय संख्या कह दो, एक ही बात है, ठीक है। मतलब जब मिलके बनता है तो वो होगा, ठीक है। यानी यहाँ लिख देंगे क्या ये कथन सत्य है, ठीक है, सत्य। यहाँ लिख देंगे कारण बेटा क्या लिखेंगे, कारण में लिखना लिख दो, कारण में लिख दो ऐसे, ठीक है, कि क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है, ठीक बेटा।
क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है, अर्थात ये सत्य है। ठीक, अगला देखो बेटा, कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, देखो बेटा ये पर यहाँ कह क्या रहा है, समझो बोले इसको, कह रहा है कि अगर हम दिखाएंगे किसी भी संख्या को तो वो रूट के रूप में होगा। ऐसा बेटा होता है क्या, बताओ। मान लो मैं संख्या देखा लेते हैं, संख्या रेखा। ठीक, तो यहाँ लेंगे 0, फिर यहाँ लेंगे 1, है ना, यहाँ लेंगे 2, यहाँ लेंगे 3। तो बेटा कोई जरूरी है कि अंडर रूट 1 के रूप में एक रूट होगा, क्या होगा, इसका मान 1 होगा। अच्छा 4 लीजिए, इसमें रूट लगा दिया, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि जितना बिंदु होगा इस पे सब रूट के रूप में होगा, तो होगा नहीं होगा ना, तो ये क्या है, ये भी असत्य है, असत्य। ठीक है, कारण में क्या लिखो बेटा, लिख दो कारण में क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का नहीं होता है, अंडर रूट m के रूप का नहीं होता है, हाँ अंडर रूट m के रूप का नहीं होता है, ठीक है, अंडर रूट m के रूप का नहीं होता है, बस इतना लिख दो काफ़ी है। ठीक, अगला देखो बेटा, कह रहा है क्या, कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बेटा जो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है, हमने अभी क्या बताया कि वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती है। तो क्या बेटा सिर्फ कह रहा है कि जितना वास्तविक सब क्या है, अपरिमेय है, तो ये बात सही है, गलत है ना, क्योंकि बेटा ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, लेकिन वास्तविक संख्या जितनी होती है वो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती है ना, तो हो सकता है परिमेय भी हो जाए, होता है कि नहीं होता है। तो बेटा इसमें परिमेय अपरिमेय दोनों शामिल है ना, वास्तविक में क्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल हैं, इसलिए ये बात गलत है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये असत्य है। क्यों असत्य है बेटा, ये असत्य है। असत्य क्यों है, असत्य इसलिए है क्योंकि यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। नहीं बेटा, वास्तविक संख्या में दोनों आता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। ठीक है, लिख दो कारण में क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं, दोनों संख्याएं पाई जाती हैं, बस। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कारण में वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं पाई जाती हैं। ठीक, यानी ये बेटा इसमें क्या हुआ, एक सत्य है बाकी दो असत्य आए हैं। ठीक है ना, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है, देखो यहाँ पर कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, मुझसे पूछा जा रहा है बेटा कि जितने क्या होते हैं, जितने पूर्णांक होते हैं धनात्मक पूर्णांक, उनका बेटा वर्गमूल अगर किया जाए तो वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जो क्या हो, परिमेय संख्या हो। ठीक है, उनका वर्गमूल क्या है, परिमेय है। ठीक, ऐसा कहना बता रहा है मुझे। देखो बेटा यहाँ पर हमने आपको वो जब पढ़ाया था परिमेय अपरिमेय, तो वो अच्छे समझाया था इसके बारे में, है ना, रूट 4, रूट 16, रूट 9, रूट 25, रूट 36, है ना, बताया था इसका मान कितना होगा, है ना, बताया था कि ये परिमेय होते हैं। ठीक, तो यहाँ थोड़ा लिख देंगे, इसमें लिखना क्या है, सिर्फ इतना लिख दो कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। कि बेटा देखो धनात्मक पूर्णांक के 36 धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है, अगर बेटा इसका वर्गमूल हम कर देंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 क्या है, ये परिमेय संख्या है, और ये कह रहे हैं जितने धनात्मक पूर्णांक हैं वे अपरिमेय होते हैं, तो इनका बात गलत है ना। तो लिख देंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब कहीं कोई उदाहरण दो, तो एक कह रहे हैं तो हम एक और दे देते हैं, रूट 9 का कितना होगा, 3, और रूट 36 का कितना होगा, 6। बेटा और देना चाहो तो रूट 25 कितना होगा, रूट 25 का 5। तो 2-3 उदाहरण दे दिए। ठीक है ना, तो बस यही कह रहे थे, ये समझ में आ गया ना। ठीक है, तो इस तरह से सवाल लग गया बस। चलो बेटा इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। देखिए बेटा तीसरा क्वेश्चन इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है।
कह क्या रहा है, कह दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, मुझे दिखाना है कि संख्या रेखा पर जो √5 है उसको किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। देखो हमने किया क्या है, हमने पहले एक संख्या रेखा यहाँ ए और बी ले लिया है। ठीक है, एक संख्या रेखा लिया है ए और बी, जिसका मध्य बिंदु हमने ओ कर दिया है। ठीक, और यहाँ पर देखो इसका 1 2 3 ये प्लस में है, ये माइनस में, -1 -2 -3। ठीक है, तो देखो बेटा हमें दिखाना है प्लस के बारे में ना, +5 को दिखाना है। ठीक है, √5 को दिखाना है जो प्लस में है, तो हम प्लस पे जाएंगे। ठीक है, मुझे माइनस दिखाना नहीं, इसलिए नेगेटिव पे नहीं आएंगे, प्लस के साथ चलेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा हमने अभी आपको एक पढ़ाया था पाइथागोरस प्रमेय, बताया था ना कि इसका उपयोग प्रश्नावली में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने किया है, देखो यहाँ पर 1 2 यानी 2 हमने यहाँ से लेकर आधार में कितना ले लिया है, 2 ले लिया है। ठीक है बेटा, इसलिए ऐसा लिया है कि मुझे जो कण आना चाहिए वो √5 आना चाहिए। ठीक है, तो हम आधार कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक, और लंब कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे, फिर दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 2 का वर्ग कितना होगा, 4 हो गया, 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, तो 4 और 1 5 हो जाएगा ना, तो 5 आएगा कण, हमारा कण आ जाएगा ना 5। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा लिया है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर करना क्या है, ठीक इसको थोड़ा हम ऐसे कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि इस वक्त करना क्या है यहाँ पर मुझे, अब देखो बेटा यहाँ पर ये हो गया, हमने यहाँ जो किया वो लिख भी देंगे। लिखा है माना एक संख्या रेखा AB है जिसका मध्य बिंदु O है। ठीक, फिर संख्या रेखा AB पर एक त्रिभुज त्रिभुज क्या बेटा, एक त्रिभुज OPQ खींचा, जिसका आधार कितना है, आधार 2 है और तथा लंब 1 है। ठीक, अब बेटा इतना हमने बता दिया कि आधार कितना है, 2 है और लंब 1 है, तो मुझे लंब और आधार पता चल गया है ना। और मुझे निकालना है बेटा क्या, कण, तो कण निकालते हैं। तो कण कैसे निकालेंगे बेटा, हमने अभी पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय, उसे निकालते हैं। देखो लिखा है पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बेटा, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो बताओ यहाँ पर बेटा मुझे कण तो पता नहीं है, कण निकालना है ना, तो कण को कण रखो ऐसे, कण स्क्वायर बराबर बेटा लंब का मान मेरे कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, आधार कितना है बेटा, 2 है, तो 2 का स्क्वायर। ठीक, यानी बेटा यहाँ कण ऐसे रह जाएगा, ध्यान दो, कण ऐसे रह जाएगा, कण स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग कितना, 1 और 2 का वर्ग 4। ठीक है ना, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4। ठीक, अब यहाँ बेटा कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर कण स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1 + 4 मतलब 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 5। और यहाँ पर बेटा लिखा है कण स्क्वायर, क्या लिखा है, कण स्क्वायर। बेटा बताओ यहाँ पर कण स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा ना, स्क्वायर जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, √, में, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √5। ठीक, तो हमारा कण आ गया कि नहीं आ गया, कण कितना आ गया बेटा, √5, यानी ये कितना आ गया, √5, यानी यहाँ पर पॉइंट क्या है, Q। अब ध्यान दो बेटा मेन काम यहीं पर है। ठीक है, हमारा कण आ गया √5 ना, मतलब जो मुझे लाना था वो आ गया, √5 आ गया ना। अब बेटा हम यहाँ रखेंगे पॉइंट्स ऐसे। ठीक है, इसको मिलाएंगे चाप के द्वारा, प्रकार रख करके थोड़ा सा चाप काटते हैं ऐसे, इसको डॉट करके मिलाएंगे। तो यहाँ पर मिला रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको मिलाएंगे तो ये ऐसे 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 करते हुए यहाँ, और ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, समझ में आया बेटा, देखो यहाँ पर ये ऐसे डॉट करके मिलेगा, समझ में आया ना। तो यहाँ पर मिल रहा है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर कुछ कोई पॉइंट मान लेते हैं R, क्या मान लेते हैं, R, और नीचे लिख देंगे यहाँ पर बेटा, देखो यहाँ पर ये, समझ में आया ना, नीचे लिख देंगे यहाँ पर कि बिंदु R √5 को दर्शाता है। बिंदु R जो है √5 को दर्शाता है, समझ में आया ना बेटा। देखो यहाँ पर, ठीक, ये हो जाएगा क्या, इस जो पॉइंट कटा है जहाँ पे चाप, यहीं पर क्या होगा, √5 होगा, यहीं पर बेटा क्या होगा, √5 होगा। समझ आया कि नहीं है। ठीक है, हमने पॉइंट R मान लिया है और कह दिया है कि पॉइंट R क्या होगा, √5 को दर्शाता है, मतलब जो ये पॉइंट आया है बेटा चाप काट के, ये क्या होगा, यहीं पर √5 का मान होगा। जब निकालेंगे रियल मान तो कुछ पॉइंट में आएगा, तो 2 पॉइंट कुछ करके आएगा, लगभग 3 के समथिंग, ठीक है, 3 के करीब, तो यहीं पर आएगा। ठीक है, तो हम उस तरह दर्शा नहीं पाएंगे पॉइंट करके, इसलिए हम इसको इस तरह दर्शाते हैं। ठीक है ना, चाप काट के द्वारा, समझ में आ गया ना। तो संख्या रेखा बेटा रूट का मान कोई भी हो जिसका आप वर्गमूल ना कर पाओ, उसको अगर दर्शाना है तो इसी तरह दर्शाया जाता है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं है बेटा। तो आपको ऐसे ही दर्शाना होता है, समझ गए ना। ठीक है, तो इस तरह सवाल लिख लो, फिर आपको ऐसे सवाल एक दे रहे हैं जो आपको लगाना है। ठीक है बेटा, बुक में नहीं है, अपने मन से भी एक सवाल दे रहे हैं, आप लोग लगाना। ठीक है, पहले इसे लिख लो तब।
देखिए बेटा यहाँ पर हमने क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, जब करना है, जहाँ पर √5 था हमने √2 कर दिया है। देखो लिखा है दर्शाइए कि संख्या रेखा पर √2 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मतलब बेटा हुआ क्या यहाँ पर है, देखो जहाँ पर √5 था हमने √2 कर दिया है, ठीक। अब आपको करना क्या दिमाग लगा इसमें, जैसे हमने क्या दिमाग लगाया था, हमने कहा सोचा था माइंड में कि हम ऐसा कुछ संख्या ले लें जो कण कितना आ जाए, √5 आ जाए ना। तो आपको ऐसा संख्या लेना है जो कण कितना आ जाए, √2 आ जाए, ठीक। तो बेटा देखो आपको संख्या रेखा पर कहाँ जाए, 2 कैसे आएगा, 1 + 1 होगा तो 2 आएगा ना। तो देखो बेटा आपको संख्या रेखा पर यहाँ से सिर्फ यहीं तक आना है, 1 तक आना है, ठीक। और ऊपर भी 1 चले जाना है, यानी आधार भी 1 और लंब भी 1, बस वर्क करोगे आ जाएगा √2, ठीक है। बस ऐसे चाप करके दर्शा देना, समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। सेम ऐसे करना है, आपको कहाँ जाना है, सिर्फ 1 तक जाना है, 1 ऊपर जाना है, 1 नीचे जाना है, आधार भी 1 होगा, इसका लंब भी 1 होगा, ठीक है। ऐसे करके दिखाना, फिर यहाँ पर सेम प्रोसेस करना है ऐसे, ठीक है, हो जाएगा अपने आप। पूरा रचना ऐसे कर देना है, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक। इसे कर लेना बेटा, ठीक। चलिए अब बेटा तो प्रश्नावली खत्म हो गई 1.2 भी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्नावली, तब तक के लिए बस इतना ही। अब आप लोग कीजिएगा बेटा। एक चीज़ और बता दें, आप लोग सवाल का रिवाइज जरूर कीजिए। मैं जो लगाता हूँ उसको एक बार लगाइए देख करके, फिर बिना देखे वीडियो बंद कर दीजिए, खुद से लगाइए। जब लग जाएगा तब जाने की समझ में आया है, वरना नहीं, ठीक है। ये सवाल अगर आप लगा ले गए तो जान लो आपको समझ में आ गया, वरना नहीं आया है तो आपको दोबारा इसको देखना है, दोबारा समझना है, ठीक है। इसलिए आप लोग सवाल लगाने का प्रयास कीजिए। देखो लगता है कि नहीं लगता है, लग गया तो बहुत अच्छा, आपको समझ में आ गया, वरना नहीं लगा तो जान लो नहीं आया है, ठीक। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा।